Unacademy. Let's crack it. तो नेक्स्ट हम जाते हैं मेंस के क्वांट्स के ऊपर। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्पीड, एक्यूरेसी, ट्रिक्स, सब कुछ आपको हाथ में चुटकियों में आना चाहिए, अदरवाइज पेपर डिले हो जाएगा। तो वो आपका कोई प्रॉब्लम हुई थी जब आप क्वांट्स का एग्ज़ाम दे रहे थे? कुछ भी ऐसा कि यहाँ मैं अटक गया हूँ? फॉलो किया था, जैसे कि मैं डीआई पे ज़्यादा फोकस करता था, अर्थमेटिक पे कम करता था मेंस क्वेश्चन में। बिकॉज अगर आप एक अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलते हैं, बट अगर आप कोई डीआई क्रैक करते हो तो 6 या 7 मार्क्स आपको उस पार्ट के मिल जाते हैं। तो मैंने बस डीआई सॉल्व की थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है इस बार भी। मैंने 4 या 5 डीआई में से अराउंड 4 डीआई अटैम्प्ट की थी और मैंने बस वही सेक्शन अटैम्प्ट किया था। सो डीआई की मैं बहुत प्रैक्टिस, कोर्सेज होते थे या यूट्यूब पे भी जो क्लासेस वो लेते थे, मैं उन्हें करता था हमेशा से। एंड अगेन एडिटोरियल का बहुत हेल्प होता है, पज़ल में भी, डीआई में भी, क्योंकि बहुत लंबी लंबी पैराग्राफ आपको पज़ल में भी पढ़ना होता है। मीन्स में बहुत लेंदी पैसेज आते हैं। सो क्वांट में भी बहुत हेल्प हुई एडिटोरियल से, और रीजनिंग में भी बहुत हेल्प। सब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग, एज आपने बताया मैं, कि आपको बहुत सही लगता है, काफ़ी कंपैरेटिवली इजी लगता है। लेकिन मेंस का रीजनिंग आपको कैसा लगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे? तो हाउ डिड यू फील कि इज़ इट एक्चुअली टफ टू सॉल्व रीजनिंग पार्ट पोर्शन? सो मेंस रीजनिंग में ये होता है कि आप अगर कोई पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको 7-8 मार्क्स मिलेंगे अगर आप उस पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं तो। सो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज टाइमर चलता रहता है। और मेंस की किसी भी पज़ल को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अराउंड 10 मिनट तक लगता ही लगता है। सो अगर लेट से आप 7-8 मिनट आपने लगा दिए हैं और फिर आप कंफ्यूज हो गए उस पज़ल में, नहीं ये नहीं बन रहा है, तो बहुत एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन जाती है। आपको लगता है कि पेपर ख़राब हो गया, आप भले ही कितना पहले से सोच के जाएं कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है तो मैं पैनिक नहीं करूँगा, बट आप पैनिक कर जाओगे। सो बहुत टफ होता है कि अगर आप उस सिचुएशन में चले जाएं तो फिर ओवरकम करना उस एग्ज़ाम में। सो मैं मॉक्स देता था, पज़ल बहुत सॉल्व करता था कि अगर ये सिचुएशन हो गई, ऐसे हो गया, तो वहाँ पे कैसे प्रोसीड करेंगे। सो प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकता है ये, अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। प्रीलिम्स जब आप प्रिपरेशन करते हैं तब भी आप एक ऐसा शेड्यूल रखें कि आप मेंस के पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा नहीं बट 1 या 2 डेली बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो एग्ज़ाम टाइम तक आप बहुत सॉल्व कर लेंगे। बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत हेल्प मिलेगी उससे। सो बेसिकली मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये सुना है कि काफ़ी मतलब कुछ सालों से रीजनिंग के क्वेश्चन लेंदी बहुत आ रहे हैं। सो इज़ इट ट्रू? आपके आरआरबी पीओ में भी यही प्रॉब्लम हुई? मेंस के किसी भी एग्ज़ाम में वेदर आप क्लैरिकल भी दें तो क्वेश्चंस की लेंथ काफ़ी लंबी होती है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लगती है। सो अगर आप प्रीलिम्स के बाद या बहुत रिसेंट में आप प्रिपरेशन करें तो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। मिस इंग्लिश पार्ट भी आते हैं, बट वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते हैं कि मैं पज़ल सॉल्व ही नहीं करूँगा मेंस में, बस मिस इंग्लिश करूँगा। आप पूरा मेंस का वो पार्ट नहीं छोड़ सकते हैं कि मुझे पज़ल करनी ही नहीं है, बस मैं मिस इंग्लिश करूँगा। तो आपको पज़ल करनी होती है, बिकॉज 4 to 5 पज़ल आती हैं। सो अराउंड 60 to 70% मेंस का पेपर रीजनिंग का पज़ल का होता है, 30 to 40% ही होता है मिस इंग्लिश। तो पज़ल से आप भाग नहीं सकते हैं, तो बेटर यही रहता है कि आप जितना पहले से प्रिपरेशन करें, पज़ल से आप दूर ना रहें। ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के बाद आप प्रिपरेशन करें, सब आपको नया लगे, लेंदी लगे। सो पहले से आप अगर उस क्वेश्चन के टच में रहेंगे तो प्रीलिम्स के बाद जब आप पूरा शिफ्ट करेंगे, मेंस के फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। सो जितना आप पहले से लगाएं, साथ लगाएं, कम भी लगाएं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। ओके, सो आरआरबी पीओ में बैंकिंग अवेयरनेस एज अ सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? आरआरबी में जैसे अदर बैंकिंग एग्जाम में सेक्शन होती है, 30 मिनट लेट से अगर मिल रहा है आपको बैंकिंग अवेयरनेस में और आपने 10 मिनट में भी कर लिया वो क्वेश्चन, तो आपको 20 मिनट बैठना है। बट आरआरबी में ऐसा होता है कि अगर आप 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं, और जो टाइम आप बचा रहे हैं वो और सेक्शन में लगा सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, आप बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन पे चले गए और आपने लेट से 25-30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए 12 मिनट में ही स्टार्टिंग में, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा स्टार्टिंग में ही कि मेरे 30 मार्क्स अराउंड फिक्स हो गए, बिकॉज जीए या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। सो श्योरिटी रहती है और स्टार्टिंग में ही आपको एक बूस्ट मिल जाता है। सो वो बूस्ट आपको जब आप मेंस के डीआई सॉल्व करेंगे उसी पेपर के,
या पजल सॉल्व करेंगे या अदर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कॉन्फिडेंस की वजह से। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बैंकिंग अवेयरनेस आपको एज अ सब्जेक्ट कैसा लगता है, मतलब इज इट टफ, इज इट ईजियर और कैसे? सो मुझे रीड करना अच्छा लगता है, तो मुझे बैंकिंग अवेयरनेस भी अच्छा लगता है। और आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अदर कैंडिडेट से अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो मुझे बैंकिंग अवेयरनेस हमेशा से अच्छा लगता था। मैं डेली बेसिस पे पढ़ता था तो मुझे सही लगता था। तो बैंकिंग अवेयरनेस में बेसिकली पॉलिसीज़ के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉलिसी चेंज भी होती है ईयर टू ईयर, तो आपने इसका ट्रैक रखने के लिए कोई अपना कुछ आपका कुछ तरीका था? सो मैं कि कैसे याद रखूँ, जैसे बहुत सारे लोग गाना गाते हुए याद लिख लेते हैं, आपका कुछ ऐसा कोई टेक्निक था? तो मैं कोई नोट्स नहीं बनाता था बैंकिंग अवेयरनेस या स्टैटिक बैंकिंग की, बट कुछ चीज़ों की मैं बनाता था। जैसे अगर जीडीपी फोरकास्ट किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने दिया है या इन्फ्लेशन क्या रेट चल रहा है, रेपो रेट एक्सेट्रा पे अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी मैं एक नोट्स बना के रखता था। गवर्नमेंट स्कीम में अगर गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, घटा दिया है, तो बस मैं उसके रिकॉर्ड रखता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम फॉलो करता था, उसमें कुछ अपडेट अगर होता था तो मैं उसे नोट करता था। बाकी हर एजुकेटर जब भी क्लास लेते हैं उसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसके पीडीएफ दे देते हैं, तो मैं उसे प्रिंट कर लेता था। रिवाइज में बस उसी करता था, नोट्स में उसी की बनाता था जिसमें फोरकास्ट होता था जो क्वार्टरली बेसिस पे 6 मंथ पे चेंज होते थे, बस मैं उन्हीं के लिस्ट बनाता था। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के एग्ज़ाम पे चलते हैं। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया था, उसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको जो फेस हुई हो आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो? सो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे उस ईयर, तो उसमें मुझे डिफ़िकल्टी आई थी। उसमें रूल आउट करना था। ऑप्शंस में ऐसे थे कि अगर कोई क्वेश्चंस पूछा है तो उसके ऑप्शंस दिए थे, और फिर ऑप्शंस में ये दिया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करेगा, सेकंड, तो ऐसे शफल करके क्वेश्चन थे। तो उसमें मुझे इश्यूज आए थे, बट ऐसे क्वेश्चन बस 10 to 15% ही थे, तो उतने इश्यूज नहीं आए थे मुझे। ठीक है, और करंट अफेयर्स में अगर हम आए तो करंट अफेयर्स बहुत ही एक्सपैंडेड टॉपिक है। आप किसी एक चीज़ को लेके नहीं फॉलो कर सकते बिकॉज रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है विच एड ऑन्स टू द करंट अफेयर्स। तो उसका आपने ट्रैक कैसे रखा था? सो मैं रिवाइज करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ता था, एक वीडियो सोर्स से और एक प्रिंट सोर्स से, और उसे मैं रात में क्विजेस देता था। वेरियस प्लेटफॉर्म पे आते हैं क्विजेस, प्लस मैं वीकली बेसिस पे भी उसको रिवीजन करता था अगेन क्विजेस के फॉर्म में, और मंथली बेसिस पे हर प्लेटफॉर्म पे आपको कैप्सूल्स मिलते हैं जो पूरे मंथ के रहते हैं। सो मैं उसको भी पढ़ता था, और प्रीलिम्स हो जाने के बाद मैं जीए का जो टाइम होता था पढ़ने का उसे बढ़ा देता था। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप क्विजेस के फॉर्म में या अपने नोट्स के फॉर्म में बना के दे सकते हैं। वीडियो से भी बहुत रिवीजन होता है। सो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए सही है, बट सोर्सेज आप लिमिटेड रखें, रिवीजन बहुत ज़्यादा करें उसका। सो कोई ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि बहुत सारी जगह से मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ और मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है कि इतना सारा चीज़ें ट्रैक करना है, ये आपके लिए कुछ भी कोई भी ऐसा कोई ओवरवेलमिंग मूवमेंट आया था आपके उसमें प्रेप के टाइम पे? स्टार्टिंग में मैं बहुत सोर्सेस फॉलो करता था, जो भी वीडियो दिख गया मैं देखने लगता था कि ये तो वीकली वाला है, बट उससे ये होता है कि आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सो आप ऐसा करें कि सोर्सेस कम रखें, रिवीजन ज़्यादा करें उसको, तो हर सोर्सेज अच्छे होते हैं। आपको जिस टीचर से भी समझ में आ रहा है आप उसको फॉलो करें, रिवाइज करें और प्रिंट फॉर्म में पढ़ें। वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं, 2 सोर्स रहने से ये होता है कि वीडियो फॉर्म में पढ़ने से आपको विजुलाइज करने में आसानी होती है। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको याद आ जाता है कि टीचर ने ऐसे बताया था। सो अगेन वो हेल्प करता है। Unacademy. Let's crack it.